नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी, अगर लिंक कर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 85 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये भोजरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में फेयर फेस्टिवल की, तो भोजरी भी एक त्यौहार है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है वो मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा जिले में ये मनाया जाता है। चंबा जिले में और कौन कौन से फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। चंबा में जो है वो सूही मेला हम पढ़ते हैं। सूही मेला जो है वो ऐसा मेला है जो जहाँ पर केवल बच्चे और महिलाएं ही जो है वो जाती हैं, उनको ही जाना यहाँ पर अलाउ होता है। और चंबा में जो है मिंजर मेला भी मनाया जाता है। मिंजर मेला जो है वो चंबा में मनाया जाता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट होता है। लगभग अगस्त के महीने में ये स्टार्ट हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। चंबा में मणिमहेश यात्रा होती है, चंबा में भरमौर यात्रा होती है। तो ये सब आपने चंबा के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 86। बोलते हैं मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की मारकंडा मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। मारकंडा मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जुखाला के समीप जो है ये मारकंडा मेला लगता है बिलासपुर में, और मारकंडा जो है वो यहाँ पर मंदिर भी जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं जुखाला के करीब ही यहाँ पर घाघस एक स्थान आता है। घाघस में जो है वो क्या है, वहाँ पर लार्जेस्ट जो है फिश ब्रीडिंग फार्म स्थित है। एग्जैक्टली उसकी लोकेशन है देवली और वो अलीखड़ के किनारे जो है वो स्थित है। अलीखड़ जो है वो आगे चलकर जो है वो सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है। सतलुज नदी की बात हो रही है तो सतलुज नदी आगे चलकर जाती है बिलासपुर शहर का जो है सतलुज नदी के किनारे है, और वहीं पर जो है हमें देखने को मिलता है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मनाया जाता है। और नलवाड़ी मेला जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, तो नलवाड़ी जो है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। लगभग मार्च के महीने में जो है ये मेला यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं झाकधार इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झाकधार जो है वो बहुत बार एग्जाम में HPSSC के द्वारा तो पूछा ही गया है। बोलते हैं झाकधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। अगर हम झाकधार की बात करते हैं तो ये हमीरपुर जिले में जो है वो आती है। हमीरपुर जिले में आती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है कि झाकधार जो है वो हमीरपुर जिले में जो है वो आती है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से इंपॉर्टेंट धारों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये जो झाकधार है इसमें जो है वो और भी धारें कॉन्स्टिट्यूट कर जाती हैं, जैसे कि काली धार जो कि कांगड़ा में कहलाती है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है। 16 सिंगी धार आती है। ये 16 सिंगी धार लॉन्गेस्ट धार है, ऊना तक जाती है, और ऊना में इसको 16 सिंगी धार को जो है वो चिंतपूर्णी धार के नाम से जाना जाता है। हमें ऐसी ही धार घोघर धार देखने को मिल जाती है। घोघर धार हमें मंडी में देखने को मिलती है। घोघर धार जो है मंडी में देखने को मिलती है, और इसमें जो है वो गुम्मा और द्रंग जो सॉल्ट की माइंस हैं वो जो है वो आती हैं। हमें बहादुरपुर धार देखने को मिलती है। बहादुरपुर धार हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिलती है। बहादुरपुर जो था वो बिलासपुर के राजा का जो था वो निवास स्थान भी रह चुका है। समर जिसको उनका निवास स्थान कहा जाता था, राजा विजय चंद हुआ करते थे जिनका ये निवास स्थान हुआ करता था। और ध्यान रखना है कि बंदला धार भी आती है बिलासपुर में। बंदला धार में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्थित है। हिमाचल में एकमात्र ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। 88 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर है, ये अंद्रेटा में स्थित है। अंद्रेटा ऑप्शन बी सही आंसर है। अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। शोभा सिंह इंपॉर्टेंट पेंटर थे, इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। नगर में भी एक आर्ट गैलरी स्थित है। नगर में जो आर्ट गैलरी स्थित है उसे रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। अगर आर्ट गैलरी म्यूजियम्स की हम बात करें तो एक म्यूजियम हमारे पास भूरी सिंह संग्रहालय आता है। हिमाचल का ओल्डेस्ट म्यूजियम है। ये भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना लगभग 1908 में की गई थी। राजा भूरी सिंह के द्वारा ही इसे चंबा में जो था स्थापित करवाया गया था। और अगर हम शोभा सिंह जी की बात कर रहे हैं तो शोभा सिंह जी के द्वारा कुछ चित्र जो है बनाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके द्वारा कांगड़ा दुल्हन, जिसको कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग बोलते हैं, वो इनके द्वारा बनाई गई थी। गद्दन पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई थी। सिख गुरुओं के चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे। सोनी महिवाल पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई थी। आगे बोलते हैं विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल प्रदेश की। तो इनमें से आपको पता है सिल्ला पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक जो है वो आ जाती है। सिल्ला पीक ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जाएगा। अब सिल्ला पीक जो है वो कौन से जिले में जो है वो आती है, आपको ये भी पता है कि किन्नौर जिले में जो है वो आती है। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं तब तो आपको इसका एल्टीट्यूड भी जो है वो याद हो गया होगा। सिल्ला पीक का जो एल्टीट्यूड है वो 7025 मीटर जो है वो आता है। 7025 मीटर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। किन्नर कैलाश की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही आता है, और इसका एल्टीट्यूड 6500 मीटर के करीब जो है वो आता है। और यहाँ पर लियो पार्गिल दिया गया है। लियो पार्गिल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी किन्नौर में आता है। 6791 मीटर कर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है
है वो आता है। यहाँ पर जो है वो परासला दिया गया है। परासला की अगर हम बात करते हैं कि परासला का एल्टीट्यूड जो है वो कितना आता है और ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो परासला की अगर हम बात करते हैं कि परासला कहाँ पर स्थित है, कितने एल्टीट्यूड पर है, तो परासला भी किन्नौर की पीक है, 6600 मीटर के करीब जो है उसका एल्टीट्यूड आता है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन में बोलते हैं सरियोलसर लेक जो सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की इंपॉर्टेंट लेक्स, ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि सरियोलसर लेक जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम सरियोलसर लेक की बात करते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो सरियोलसर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो आती है। अगर हम ऐसी ही लेक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लेक्स कुल्लू जिले में आती है, तो कुल्लू में जो है मनतलाई झील आती है, कुल्लू में भृगु झील आती है, कुल्लू में श्रिंग टिंगू झील जो है वो आती है। ये कुल्लू की मुख्य रूप से फेमस लेक्स हैं। अगर हम मंडी की यहाँ पर बात करते हैं, मंडी ऑप्शन में दिया गया है, मंडी में जो है वो इंपॉर्टेंट रिवालसर झील आती है, पराशर झील आती है, कुंतभ्यूग झील आती है, कलासर झील आती है, सुखसार झील आती है, पंडोह झील मंडी में आती है। सोलन में ऐसी कोई स्पेसिफिक झील हमें देखने को नहीं मिलती। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरज ताल कर, दीपक ताल कर, विशाल ताल कर और यूनामसो लेक जो है वो यहाँ पर आती है। 90 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो बिलासपुर प्रिंसली स्टेट की बात की गई है, वैसे इसको कहलूर बोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बिलासपुर तो बाद में जाकर बना था। कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राजा बीरचंद जो है वो कहलूर की स्थापना करते हैं, फिर टाइम बीतता जाता है और कहलूर से ये बिलासपुर बन जाता है। बिलासपुर के यहाँ के राजा हुए दीपचंद, जिनके द्वारा 1654 में अपनी राजधानी बिलासपुर में बनाई गई और फिर वहीं से बिलासपुर शहर का नाम पड़ा और बिलासपुर शहर की स्थापना हुई 1654 में। तो दीपचंद को श्रेय जाता है बिलासपुर शहर की स्थापना का। और बिलासपुर जो रियासत है उसका प्राचीन नाम कहलूर है। कहलूर की स्थापना जो था वो राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। यहाँ पर आप हरिचंद देख रहे हैं, हरिचंद के द्वारा जो था गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी। लगभग 1405 ईस्वी के आसपास गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी। गुलेर की कैपिटल हरिपुर में जो था वो हुआ करती थी। यहाँ पर हमीरचंद दिया गया है, तो हमीरचंद के द्वारा जो था वो हमीरपुर की स्थापना जो था वो की गई थी और लगभग 1700 AD के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर गरुड़चंद दिया गया है, गरुड़चंद के द्वारा स्थापना की गई थी कहाँ की, सुंदरनगर की। सुंदरनगर की स्थापना जो था वो गरुड़चंद के द्वारा की गई थी और सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वो बनेड़ हुआ करता था। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से यहाँ से क्लियर होने चाहिए। आगे बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो बोलते हैं कौन सा राजसी राज्य जो है वो अपने अधिकार में ले लिया गया था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भगाड़ प्रिंसली स्टेट को जो था वो अपने अधीन ले लिया गया था और इनके द्वारा जो भगाड़ को अपने अधीन लिया गया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी नीति बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि कोई भी रियासत ऐसी है जिसके पास जो है वो उसका नेचुरल हायर नहीं है। नेचुरल हायर से मतलब कोई राजा है उसका अपना पुत्र नहीं है, सगा पुत्र नहीं है, तो उस रियासत को अंग्रेज अपने अधीन जो था वो कर लेते थे और भगाड़ रियासत वैसे ही जो था वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। भगाड़ रियासत के राजा जो राणा बनते हैं वो विजय सिंह बनते हैं। विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है और विजय सिंह की मृत्यु होती है तो उनका कोई पुत्र नहीं होता, तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है भगाड़ को मिला दिया जाता है। भगाड़ का मतलब था बहुत सारे घाट और भगाड़ सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। भगाड़ की बात करते हैं किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बसंत पाल के द्वारा, जिनको हरिचंद पाल कर भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, उनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हमें यहाँ के ही एक राणा देखने को मिलते हैं जिनका नाम आपने ध्यान रखना है, जिनका नाम जो था वो राणा दुर्गा सिंह हुआ करता था। ये भगाड़ के अंतिम शासक तो थे ही, परंतु इनके द्वारा 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश के नामांकन करने के लिए एक बैठक रखी गई थी जिसको भगाड़ दरबार कहा गया। ये सोलन में दरबार होता है, इसको भगाड़ दरबार कहा गया। 26 जनवरी 1948 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता राणा दुर्गा सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये भगाड़ के शासक जो था वो हुआ करते थे। 93 देखिए, बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्मड इन विच ईयर। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, देखो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी और इसकी स्थापना लगभग 1946 में कर दी गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो सही बात है कि 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है, हमने अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसकी एक मंडी में बैठक हुई थी वो भी पढ़ी थी। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में क्या पढ़ा था। हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का एक सेशन होता है मंडी में 8 से 10 मार्च 1946 के बीच में, और ये जो है वो किसके द्वारा जो है वो प्रिजाइड किया गया था, तो ये
J.S. ढिल्लों के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था। J.S. ढिल्लों ने जो था वो इसको प्रिजाइड किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मंडी में 8 से 10 मार्च के बीच जो था वो एक हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो था वो किसने की थी? तो J.S. ढिल्लों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ध्यान हो तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन को कब कॉन्स्टिट्यूट जो था वो किया गया था। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की तो उसको 1994 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, गिरिराज पत्रिका से क्वेश्चन को जो है वो लिंक कर देंगे। देखो गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा था कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो एमएलए है नंदलाल एमएलए जो है वो इसके चेयरमैन है। अभी ये तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हो गया, परंतु उसी तरह हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन भी देखने को मिलता है। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है अरविंद पनघड़िया, और अरविंद पनघड़िया तो इसके चेयरमैन हैं। क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 280 के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात नहीं हो रही, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के तहत जो है वो आता है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 280 के तहत आता है। फर्स्ट जो नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया था वो कब बनाया गया था, वो 1951 में जो था वो बनाया गया था, 1951 में बनाया गया था। अगला 95 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये एटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़ू साहिब में आती है। हम यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पढ़ रखी है, हमने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पढ़ रखा है, हमने जो है वो पालमपुर की यूनिवर्सिटी पढ़ रखी है जिसका नाम चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है। हमने नौणी यूनिवर्सिटी पढ़ रखी है, नौणी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बिसाइड किन्नौर एंड लाहौल स्पीति विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल के कौन से जिले में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या थी। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपने 2000 सेंसस की वीडियो हमारी देखी है, क्योंकि टेस्ट सीट जो हमने डाली है वहाँ पर भी हमने 2000 सेंसस को डिस्कस किया हुआ है। 2011 के सेंसस के बारे में वहाँ से एक अलग से वीडियो बनी हुई है। हमने वहाँ पर पढ़ा है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर ऐसे जिले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी शहरी जनसंख्या नहीं है, 0 वहाँ पर शहरी जनसंख्या की सारी पॉपुलेशन वहाँ की रूरल ही है। परंतु उसके बाद बोलते हैं कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर आती है, तो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वो कुल्लू की जो है वो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एज पर ऑप्शन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम पूरे हिमाचल में देखते हैं तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो अर्बन पॉपुलेशन आती ही नहीं है। परंतु उसके बाद भी अगर लोएस्ट हम कहीं पर देखेंगे तो पूरे हिमाचल में बिलासपुर में हमें 3.65% जो है वो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। शहरी जनसंख्या हमें बिलासपुर में देखने को मिलती है सबसे कम, फिर 3.65%। अगर वैसे ही हम और भी जिलों की बात करें तो हाईएस्ट हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, लगभग 29.24% यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के लिए, अपकमिंग पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम जो बताए गए हैं कि होंगे, तो उनके लिए आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमली अपनी स्टडी को अपनी एक अच्छी शेप दे सकते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज कर अपनी गलतियों को एनालाइज कर जिसका लिंक टेस्ट सीरीज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हिमाचल जीके को यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किया गया है टेस्ट सीरीज में, और हिमाचल जीके के अलावा नेशनल इंटरनेशनल जीके कवर हुई है, करंट अफेयर कवर हुए हैं जो कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश को भी हमने सेपरेट वे में कवर किया है। तो हर एक चीज़ को टच करने की कोशिश की गई है और आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल सके, आपको अपनी कमियों का पता चल सके, उसके लिए अगर आप टाइमली स्लॉट 1 में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द बुक लाजो वॉज रिटन बाय, तो लाजो किताब है जो कि शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। शांता कुमार जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। अब इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, वो किताबें हम जानते हैं कि शांता कुमार जी के द्वारा आखिर किताबें कौन कौन सी लिखी। एक लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है, मृग तृष्णा किताब इनके द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा जो है वो इसके अलावा
किताब लिखी गई है धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, इस तरह की किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो मनमोहन सिंह का नाम भी जो है वो दिया गया है, तो मनमोहन सिंह के द्वारा भी किताब लिखी गई है। इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट कर किताब लिखी गई है। यहाँ पर राम राहुल ऑप्शन में दिया गया है। राम राहुल की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है जिसका नाम है हिमालयन बॉर्डरलैंड कर वो किताब है, हिमालयन बॉर्डरलैंड कर। और देवराज शर्मा का नाम है यहाँ पर, देवराज शर्मा के द्वारा हिमाचल प्रदेश परिचय एक ये किताब लिखी गई है और दूसरी किताब इनके द्वारा हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये 4 ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो YS परमार जी के द्वारा भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि उनके द्वारा किताब लिखी गई है। YS परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब जो है वो लिखी गई है परमार जी के द्वारा। और परमार जी की द्वारा एक और किताब इसके द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट कर। आगे बोलते हैं नुआला इज अ फोक डांस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नुआला बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का लोक नृत्य है। अगर हम नुआला की बात करते हैं कि ये किस घाटी का लोक नृत्य है तो ये चंबा का लोक नृत्य जो है वो आ जाता है। नुआला जो है वो मुख्य रूप से जो है वो गद्दीज के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। गद्दीज इसको मुख्य रूप से करते हैं सेलिब्रेट। तो गद्दीज चंबा में भी रहते हैं, कांगड़ा में भी रहते हैं। और ध्यान रखना है कि ये नुआला डेडिकेटेड किसको होता है, तो ये भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो नुआला के बारे में क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं जाखू टेम्पल इज डिवोटेड टू। तो जाखू टेम्पल के बारे में तो आप सभी को पता होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ये टेम्पल है। और जाखू टेम्पल की हम बात करते हैं तो ये भगवान हनुमान जी को, लॉर्ड हनुमान जी को जो है डेडिकेटेड है। लॉर्ड हनुमान जी को ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम जाखू टेम्पल की बात कर ही रहे हैं तो जाखू टेम्पल शिमला की बात करना जरूरी है। जाखू टेम्पल शिमला की बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत लंबी मूर्ति है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हनुमान जी की ये मूर्ति जो है ना ये कितने फीट की है। तो जाखू टेम्पल में जो हनुमान जी की मूर्ति है ये लगभग 108 फीट की मूर्ति है। 108 फीट की ये मूर्ति है, 33 मीटर जो है ये लगभग बनता है। ठीक है, जाखू की इस मूर्ति के बारे में आपको ये पता चल गया। इसको जो है वो इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी मूर्ति की वो लगभग 2008 में स्टार्ट हो गई थी। 2010 में ये कंप्लीट हो जाती है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जाता है। फिर अब देखो यहाँ से हिमाचल जीके तो कवर हो ही गई। यहाँ पर कुछ इस पेपर में जीके के क्वेश्चन बाकी भी थे जो कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बोलते हैं विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन पीपल। तो बोलते हैं कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा जो है वो माने जाने वाले धर्म के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो वो हड़प्पा के जो लोग थे ना वो नेचर वर्शिप करते थे, प्रकृति की उपासना जो था वो करते थे। 115 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच आइडियल इज नॉट कंटेन्ड इन अथर्ववेदा। बोलते हैं अथर्ववेद में कौन सा आदर्श शामिल नहीं है। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इस तरह से जो है वो अलग अलग वेद पढ़ते हैं। अगर अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो एलिमेंट कंटेंड नहीं है वो मोक्ष के बारे में वहाँ पर बात नहीं की गई है। वहाँ पर गण, कर्म और उपासना के बारे में ज़रूर बात की गई है, मोक्ष के बारे में वहाँ पर बात नहीं की गई है। आगे बोलते हैं जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट नोन है। सो जैनिज्म को जो है वो 2 सेक्टों में बांटा गया, 2 यहाँ पर पंथों में इसको विभाजित कर दिया गया। उसमें से कौन कौन से आते थे, एक श्वेतांबर आते थे, एक दिगंबर आते थे। श्वेतांबर और दिगंबर कर ये 2 आते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन रूलर। तो कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं ये किसका प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करता था। कौटिल्य जो था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे वो कौटिल्य ही हुआ करते थे और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था। इनकी सहायता से ही जो था वो इन्होंने जो था वो मौर्य वंश की स्थापना जो था वो की थी। और मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए जो था वो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धनानंद को जो था वो पराजित किया था। धनानंद नंद वंश का शासक हुआ करता था, उसको पराजित किया था और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना जो था वो की थी। तो इससे ऐसे हुई थी मौर्य वंश की स्थापना। आगे बोलते हैं शेरशाह रियल नेम वॉज। तो बोलते हैं शेरशाह का रियल नेम जो था वो क्या था। तो आपको पता है कि अलग अलग शासक थे, उनके नाम कुछ और हुआ करते थे रियल नेम, और असल में उनको कहते कुछ और थे। तो शेरशाह का जो रियल नेम हुआ करता था वो फरीद हुआ करता था, फरीद उसको बोलते थे। आगे बोलते हैं विच रूलर बिलोंग टू हॉकर डेंसिटी। तो बोलते हैं कौन सा शासक यहाँ पर संबंध हॉकर डेंसिटी से रखता है। तो हॉकर डेंसिटी से जो है वो इनमें से जो है वो ये जो अहिल्याबाई है ये भी संबंध रखती है और तुकोजी ये भी संबंध रखते हैं। तो ये दोनों ही सही इसके आंसर हो जाएंगे। 120 के ये दोनों ही सही आंसर जो है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन तो स्क्रैप्ड है, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हम भी नहीं डिस्कस करते। बोलते हैं विच फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर। इनमें से कौन सा फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। अकबर के द्वारा इनमें से ग्वालियर फोर्ट नहीं बनाया गया था, बाकी फोर्ट अकबर के द्वारा जरूर बनाए गए थे। आगे बोलते हैं फर्स्ट हून इन्वेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ।
तो पहला जो हूण आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? पहला हूण आक्रमण जो था वो स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। स्कंदगुप्त, ऑप्शन ए जो है वो 123 का सही आंसर है। आगे बोलते हैं होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो होम रूल मूवमेंट की स्टार्ट इसको किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का। एनी बेसेंट के द्वारा तो इसको स्टार्ट किया ही जाता है, परंतु होम रूल लीग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना करती हैं वो सितंबर महीने की 1916 में जो है वो करती हैं, और उनसे पहले भी होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वो अप्रैल 1916 में था वो स्टार्ट किया गया था। होम रूल लीग तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं, एनी बेसेंट भी बाल गंगाधर तिलक की भी, तो इन दोनों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट की कुछ मुख्य पत्रिकाएं भी हैं, जैसे कि इनकी एक पत्र है कॉमनवेल्थ कर इनका एक पत्र है, और न्यू इंडिया कर भी जो है वो इनका एक पत्र है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि वो किसके द्वारा जो है वो पत्र चलाए गए थे। एनी बेसेंट के द्वारा जो था वो चलाए गए थे। एनी बेसेंट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी, और ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी। कौन सा ईयर था जब ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? तो ये 1917 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, और कलकत्ता में ये सेशन हुआ था जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ये थी पहली महिला। अगर पहली भारतीय महिला आपसे पूछा जाए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी। 1925 का सेशन जो था वो कानपुर में हुआ था। आगे बोलते हैं बरदौली सत्याग्रह वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो बरदौली सत्याग्रह जो था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बरदौली सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो था वो हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी बरदौली सत्याग्रह हुआ कब था, कौन से ईयर की ये बात थी कि जब भी बरदौली सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बात 1928 में जो था वो हुआ था। तो बरदौली सत्याग्रह का ईयर भी पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये 1928 में हुआ। आगे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिकेम अ सॉवरेन बॉडी आफ्टर। तो बोलते हैं संविधान सभा किसके बाद एक स्वतंत्र संस्था जो था वो बनी थी? अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करते हैं तो अगस्त 15 1947 के बाद ये एक सॉवरेन बॉडी जो था वो बनी थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन की इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, तो वोट कास्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता, और चुने हुए नेताओं का सम्मान करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। वर्क फॉर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, यानी कि जो इलिटरेसी है उसको रिमूव करने के लिए काम करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। परंतु टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। तो प्राकृतिक जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसको जो है वो जो मनोवृत्ति है उस तरह की विकसित करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो आते हैं? फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो पार्ट नंबर 3 में जो है वो आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट नंबर 4 में आती हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में जो है वो आती हैं। तो ये आपने तीनों के बारे में ध्यान रखना है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वाला जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में जो है वो आता है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसी ही चीज़ें आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का सम्मान करना, जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, जब देश को ज़रूरत हो तो देश के लिए सेवा जो है वो देश की करना, अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, लेक्स, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसको जो है वो प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में जो है वो आता है। तो इस तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे पास आती हैं। कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से जो है डील करता है? आर्टिकल नंबर 51A जो है वो उनसे डील करता है। 51A ये बहुत बार पूछे गए हैं HPSSC के द्वारा ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। पार्ट 4A हो गया, आर्टिकल नंबर 51A हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या आया वो सब हमने यहाँ से देख लिया। टेलीग्राम पर हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 कर सर्च करना। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपको क्यूजीज जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। क्यूज के अलावा यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको जो एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पर दे दी जाती है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।